क्लियर दिख रहा है? हेलो बच्चों, मैं राकेश टेमरे आप सभी के सामने लेकर आया हूँ कक्षा 9वीं एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की वीडियो। इसमें हम क्रम से पूरे चैप्टरों को देखेंगे कि पूरे चैप्टरों का हल देखेंगे, किस प्रकार से हमें एनसीईआरटी मैथमेटिक्स को पढ़ना चाहिए। आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। सभी लोग इस चैनल पर जो नए होंगे वे सभी इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है बच्चों, और शेयर करना ना भूलें। हम यहाँ पर बात करेंगे आज की क्लास में क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम की, है ना। नंबर सिस्टम का हम इंट्रोडक्शन देखेंगे 1.1 का, ठीक है ना। एक्सरसाइज 1.1 का हमें क्या देखना है, इंट्रोडक्शन वीडियो देखना है। तो हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। तो इंट्रोडक्शन है क्या, उससे पहले मैं आपको इस चैप्टर का बेस बताना चाहता हूँ कि चैप्टर का बेस क्या है, ठीक है। इस चैप्टर को आप ध्यानपूर्वक समझेंगे क्योंकि ये जो चैप्टर है आपके मैथमेटिक्स का, है ना, एक आधारशिला है ना। ये आपके जो मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है उसकी एक आधारशिला रखता है, आधार रखता है। यहाँ पर आपको इसमें नंबर सिस्टम में रियल नंबर्स देखने मिलेंगे। रियल नंबरों के प्रकार देखने मिलेंगे कि रियल नंबर में कौन कौन से नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटेजर्स, है ना, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। इनकी बात करेंगे हम यहाँ पर विस्तार से। आपको यदि ये बातें नहीं पता होगी या यदि ये नंबर्स नहीं समझ में आएंगे तो बच्चों आपको 9th के साथ साथ 10th, 11th, 12th या उसके ऊपर की क्लासेस की बातें कभी समझ में नहीं आएगी आपको, है ना। नंबर सिस्टम की यह हमें कंपटीशन में भी बहुत अधिक सहयोगी होता है। तो आप इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से समझने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं फर्स्ट चैप्टर क्या है, नंबर सिस्टम। इस नंबर सिस्टम का जो इंट्रोडक्शन है वो क्या है देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, नंबर सिस्टम स्टार्ट करते ही हमें एक बात याद आती है कि नंबर का मतलब क्या है, संख्या, है ना, संख्या। और सिस्टम का मतलब पद्धति। तो ये संख्या पद्धति है क्या, है ना। तो क्या है कि जब हम गणित यानी हम जब मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का जब अध्ययन करते हैं तो हमें कुछ संख्याओं की आवश्यकता होती है और इन संख्याओं को क्रम से, है ना, एक समूह के रूप में व्यवस्थित किया गया है जिसे हम संख्या पद्धति कहते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो नंबर सिस्टम है उसको आप सरल रूप से, है ना, सरल रूप से किस प्रकार से देखेंगे। सरल रूप से आपको याद नहीं करना, यहाँ पर समझना है ना। याद करोगे तो आपको ये आगे तक काम नहीं रहेगा, है ना, कुछ दिन तक याद रहेगा, भूल जाओगे। लेकिन इसको हमें यहाँ पर समझना है कि ये नंबर सिस्टम होगा क्या, ठीक है। तो देखते हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं वास्तविक संख्या की। किसकी? वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, रियल नंबर। क्या कहते हैं बेटा? रियल नंबर, रियल नंबर, ठीक है। अब देखिए, रियल नंबर के दो पार्ट होते हैं। जो रियल नंबर होते हैं, वास्तविक संख्या होती है, इसके कितने पार्ट होते हैं बेटा? दो पार्ट। एक तो बिना दशमलव वाले, है ना, ये, है ना, हम किसकी बात कर लेते हैं? बिना दशमलव, बिना दशमलव वाले। और दूसरा क्या होगा बेटा यहां पर? दशमलव वाले, है ना। इंग्लिश में अगर इसको बोले तो क्या होगा? विदाउट डेसिमल। और दशमलव वाले मतलब विथ डेसिमल, ठीक है। अब हम देखते हैं कि बिना दशमलव वाले कौन कौन सी संख्या हो सकती है, ठीक है। तो बिना दशमलव वाले को हम यहां पर देखेंगे, इसके कुछ पार्ट होते हैं। पहला जो पार्ट होगा वो होता है हमारा प्राकृत संख्या, प्राकृत, या अगर हम इसको ऐसा ना समझे तो एक रियल लाइन के ऊपर समझने का प्रयत्न करते हैं कि रियल लाइन पर क्या होंगे। तो देखिए, इसको क्या कहते हैं? नंबर लाइन कहते हैं। नंबर लाइन पर यहां क्या होगा? 0, 1, 2, 3 अप सो ऑन इन्फिनिटी, ठीक है। वैसे ही -1, -2, -3 अप सो ऑन क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी, ठीक है।
अब देखिए बिना दशमलव वाले जो संख्या है हमारे सामने दिख रही है कि क्या है 0 1 2 3 है ना, डैश 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 इन्फिनिटी तक है, और 0 -1 -2 -3 अप सो ऑन, है ना। अब देखो कि यहां पर जितने भी नंबर्स दिए गए हैं इनमें दशमलव दिख रहे हैं आपको? नहीं दिख रहे हैं। और प्रत्येक जो नंबर है इन सभी प्रत्येक दो नंबरों के बीच की जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, कैसी है? समान है, इकाई है ना, कैसी है? इकाई है, ठीक है। तो अब देखते हैं यहां पर नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं। तो देखो इस नंबर लाइन की बात करें तो इस नंबर लाइन पर सबसे पहले मैं जीरो के राइट हैंड साइड की बात कर रहा हूं। किसके राइट हैंड साइड की बात करने वाला हूं? जीरो के राइट हैंड साइड की बात करने वाला हूं। तो जीरो के जो राइट हैंड साइड में जो नंबर्स होते हैं, जीरो के राइट हैंड साइड में जो नंबर्स होते हैं उन नंबर्सों को हम कहते हैं प्राकृत संख्या। क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या, है ना, नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं इसको? नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक है। उसके पश्चात यदि हम यहां पर जीरो को अगर मिला लें इस प्राकृत संख्याओं के साथ, जीरो को हम क्या कर लेते हैं यहां पर सम्मिलित कर ले, किसके साथ? प्राकृत संख्याओं के साथ, तो क्या बन जाती है ये संख्या? है पूर्ण संख्या। ये कौन सी संख्या बन जाती है? पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या बन जाती है? पूर्ण संख्या, जिसको हम क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। और इसको कहते हैं होल नंबर, ठीक है। अब देखिए हमने अभी किसकी बात किया था? जीरो के राइट हैंड साइड की बात किया था। तो यहां पर कौन सी संख्या प्राप्त हो गई थी हमें? प्राकृत संख्या, है ना, प्राकृत संख्या। इस प्राकृत संख्या को हम प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। इसको हम गणनीय संख्या भी कहते हैं। गणनीय संख्या, जिसको हम काउंटेबल नंबर, है ना, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? काउंटेबल नंबर भी कहते हैं, ठीक है, काउंटेबल नंबर भी कहते हैं। उसके बाद क्या हो गया? यदि इस प्राकृत संख्या में हम जीरो को सम्मिलित कर लेते हैं तो ये कौन सी संख्या बन जाती है बेटा? पूर्ण संख्या, होल नंबर, ठीक है। उसके पश्चात अब हम देखते हैं कि अगर हम इस रियल लाइन के या इस नंबर लाइन के पूरे नंबर्स को मिला ले, यानी जीरो के अगर लेफ्ट हैंड साइड के भी नंबर्स को मिला ले तो ये होती है बेटा पूर्णांक। क्या होती है? पूर्णांक, है ना। पूर्णांक को हम क्या कहते हैं? इंटेजर्स कहते हैं, इंटेजर्स, ठीक है। क्या कहते हैं? इंटेजर्स कहते हैं, ठीक है। अब देखो हम इस अगर नंबर लाइन की बात करें, संख्या रेखा की बात करें, है ना, इसको क्या कहते हैं? संख्या रेखा कहते हैं, नंबर लाइन कहते हैं। तो इस नंबर लाइन पर देखिए तो जीरो के राइट हैंड साइड में कौन सी संख्या प्राप्त हुई हमें? बोलो, प्राकृत संख्या प्राप्त हुई, जिसको हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं, या गणनीय संख्या या गणन संख्या, जिसको हम काउंटेबल नंबर भी कहते हैं, ठीक है। यदि इन प्राकृत संख्याओं में हम जीरो को सम्मिलित कर दे, जीरो को क्या कर दे? सम्मिलित कर दे, तब 0 1 2 3 अप सो ऑन इन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में होल नंबर लिखते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? होल नंबर। दिस इज कॉल्ड एज होल नंबर, ओके। अगर हम इस पूर्ण संख्याओं में अगर माइनस, है ना, माइनस, ये जो माइनस वाले नंबर्स है, ऋणात्मक संख्या है, उनको भी मिला दे तो क्या हो जाती है? ये पूर्णांक हो जाती है। क्या बोलते हैं इसको? पूर्णांक, इंटेजर्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इंटेजर्स के 3 प्रकार होते हैं। इंटेजर्स कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। और वो प्रकार क्या क्या है? तो पहला होता है ऋणात्मक, दूसरा ऋणात्मक संख्याएं, उसके बाद ये होता है शून्य संख्याएं, उसके पश्चात क्या होता है? धनात्मक संख्याएं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? निगेटिव इंटेजर्स, ठीक है। इसको जीरो इंटेजर्स, इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटेजर्स, ठीक है। तो देखिए अब ऋणात्मक जो संख्या होती है, शून्य संख्या क्या है और धनात्मक संख्या क्या है, ठीक है। तो देखो
इस नंबर लाइन पर जीरो के राइट हैंड साइड में जो संख्याएं हैं उन संख्याओं को हम धनात्मक संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या कहते हैं? पॉजिटिव नंबर्स कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? हम पॉजिटिव नंबर्स कहते हैं। अब देखो पॉजिटिव नंबर्स क्या हो गए? 1 2 3 4 अप टू 1, ठीक है। उसके बाद जीरो, जीरो क्या होता है? ये जीरो को हम क्या बोलते हैं? जीरो इंटेजर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जीरो इंटेजर्स बोलते हैं, ठीक है बेटा। उसके पश्चात हम ऋणात्मक संख्या की बात करें, नेगेटिव नंबर की बात करें, तो इस जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी नंबर है -1 -2 -3 डेज 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 क्या होते हैं? दिस इज कॉल्ड एज नेगेटिव इंटीजर्स। इन्हें हम क्या कहते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। अब देखो आपको यहां तक समझ में आ गया होगा कि बिना दशमलव वाले जो संख्या है, विदाउट डेसिमल वाले नंबर जो है वो कौन से हो गए? कौन कौन से हो गए? प्राकृत संख्या है ना, पूर्ण संख्या, पूर्णांक। और पूर्णांक अब देखो पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य, ठीक है। अब देखिए इसके पश्चात हम बात करते हैं दशमलव वाले, ठीक है। कौन से वाले? दशमलव वाले। दशमलव वाले देखते हैं कौन कौन से हो सकते हैं। तो देखो दशमलव वाले कितने होते हैं? 2 होते हैं। कितने होते हैं? दशमलव वाले कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो 2 कौन कौन से हो जाएंगे? तो पहला होगा शांत दशमलव और दूसरा होता है अशांत दशमलव। अशांत दशमलव, ठीक है। शांत दशमलव को हम टर्मिनेटिंग नंबर्स कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग नंबर्स, है ना। ये क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग नंबर्स, है ना। मतलब कि ये क्या हो जाते हैं? एक स्थान पर आने के बाद रुक जाते हैं। देखते हैं क्या होते हैं। तो शांत दशमलव, शांत दशमलव क्या क्या हो जाएंगे? बोलो। जैसे 3.24, है ना। देखो ये 4 के बाद समाप्त हो गया, है ना। या जैसे बोल सकते हैं 2.45, है ना, या 3.057। देखो दशमलव के बाद एक स्थान पर यह क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं, टर्मिनेट हो जाते हैं। इसलिए इसको टर्मिनेटिंग नंबर भी कहते हैं या दशमलव संख्याएं भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो दशमलव वाले में अशांत दशमलव जो क्या होते हैं? टर्मिनेट नहीं होते हैं, रुकते नहीं है, उसके क्या कहते हैं? अब अशांत दशमलव मतलब क्या होते हैं? ये देखो ये टर्मिनेट हो जाते हैं और ये टर्मिनेट नहीं होते हैं, है ना। तो क्या होगा? विदाउट टर्मिनेट बोलेंगे इसको। तो क्या हो जाएगा? देखो ये जैसे 2.345 डेज चलते हैं, ऐसे नंबर आगे चलते रहते हैं। या कुछ ऐसी संख्या आ जाती है कि 3.4545 डेज ऐसे चलते रहती है। तो इसीलिए अशांत दशमलव के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार। इसके कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार। पहला हो जाता है अशांत दशमलव आवृत्ति, ठीक है। और दूसरा क्या होता है? अशांत दशमलव अनावृत्ति, ठीक है बच्चों। अब देखिए तो अब अशांत दशमलव आवृत्ति का मतलब होता है बार बार रिपीट होना। जैसे भी बताया था मैंने यहाँ पर कि 3.4444 ये बार बार रिपीट होते चल रहा है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? 3.4 पर बार भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3.493 तो हम इसको लिख सकते हैं 3.493 पर बार भी लिख सकते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? हमारे अशांत दशमलव आवृत्ति, है ना। अशांत दशमलव आवृत्ति वाली संख्या कहलाती है। अब देखते हैं अशांत दशमलव अनावृत्ति। तो ऐसी संख्याएं जिनका क्रम क्या होता है? निश्चित नहीं होता। जैसे 3.29327 डेज। इसमें देखो कोई क्रम डिजिट सम आ रही है क्या? नहीं आ रही है ना। कोई क्रम इसमें निर्धारित नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं अशांत दशमलव अनावृत्ति वाली संख्या है, ठीक है बच्चों। अब देखिए कि यहां पर शांत दशमलव, अशांत दशमलव आवृत्ति और अशांत दशमलव अनावृत्ति में कुछ बातें और है। देखो हम शांत दशमलव को P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर Q इज नॉट इक्वल टू वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, यानी कि Q 0 के बराबर नहीं होता। दूसरी बात कि हम अशांत दशमलव आवृत्ति को भी P
P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर Q इज नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। किंतु हम अशांत दशमलव अनावृत्ति है ना, अशांत दशमलव अनावृत्ति को हम P बाई Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते है ना। हम क्या करते हैं कि जो अशांत दशमलव अनावृत्ति हो उसको क्या बोलते हैं कि P अपान Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इसीलिए आप पाएंगे कि जो शांत दशमलव और अशांत दशमलव आवृत्ति वाली जो संख्या होती है वे संख्याएं क्या कहलाती है, आपकी परिमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ठीक है। और जो संख्याएं या वे संख्याएं जिन्हें हम P अपान Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते वे क्या कहलाती बेटा, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या ए, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। सब दिख रहा है बेटा, इधर नीचे का दिख रहा है कॉर्नर का, ठीक है। तो क्या हो गया, इन्हें हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। अब आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि वे संख्याएं जिन्हें हम P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं वे संख्या क्या कहलाती है, परिमेय संख्या। इंग्लिश में इनको क्या कहते हैं, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। और इसको क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, वे संख्याएं जिन्हें हम P अपान Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना, वे संख्याएं जिन्हें हम P अपान Q के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। और वे संख्याएं जिसे हम P अपान Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते वे संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो आपको अब हम चलते हैं बिना दशमलव वाली संख्याओं पर। तो हम ये देखते हैं कि किसी भी संख्या के बटे में हम 1 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो क्या होता है कि प्रत्येक बिना दशमलव वाली संख्या, कहने का मेरा मतलब यह है कि जो प्रत्येक पूर्णांक है वे भी क्या होती है, क्या हो सकती है, बोलो जल्दी से, परिमेय संख्या होगी। वे भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, वे क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, ठीक है। तो आपको एक बात समझ में आ रही है कि प्राकृत संख्याओं से मिलकर क्या बनी है, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याओं से मिलकर के पूर्णांक संख्या, यानी कि प्राकृत संख्या में यदि 0 को सम्मिलित कर लिया जाए तो पूर्ण संख्या बन गई। पूर्ण संख्या में यदि हम ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित कर दे तो क्या बन गई, पूर्णांक बन गई। अब अगर दशमलव की वाली की बात करें तो 2 प्रकार के दशमलव होते हैं, एक शांत दशमलव और दूसरा अशांत दशमलव, ठीक है। अशांत दशमलव के 2 प्रकार देखे हमने, अशांत दशमलव आवृत्ति और अशांत दशमलव अनावृत्ति, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसके बाद हम चर्चा करते हैं। तो आपको यहां पर कुछ बातें समझ में आ रही होगी। क्या बात समझ में आ रही है, देखो कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, क्योंकि 0 सम्मिलित है क्या, नहीं, है ना। तो सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होगी, यस, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होगी। लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या होगी क्या, नहीं होगी। ये बात हमको क्या हो रही है, यहां सामने निकल के आ रही है। तो इतनी बात सभी को समझ में आई होगी, आगे सभी को बात आशा करता हूं कि ये बात समझ में आई होगी। जिसके नहीं समझ में आया होगा वे बच्चे इस वीडियो को बार बार क्या करेंगे, देखेंगे, है ना, पोस्ट करते चलेंगे, देखते चलेंगे, ठीक है। और आप इस जो शेड्यूल जो बनाया हो आपके सामने, एक ग्राफ बनाया हो मैंने, इसको क्या करेंगे, है ना, अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे और बार बार इसको देखते रहेंगे, ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं इसका कुछ वेन आरेख। इसको अगर मैं वेन आरेख के रूप में रिप्रेजेंट करूं तो क्या होगा, ठीक है। वेन आरेख के रूप में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये तो मैंने आपको 11th-12th के हिसाब से बताया, क्योंकि 11th-12th में भी लगभग इस प्रकार से बताते हैं। अब मैं आपको कक्षा 9th में जिस प्रकार से आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है वो क्रम बता देता हूं। क्योंकि एनसीईआरटी में क्या कहा है कि एक लड़की है, उस लड़की ने क्या पकड़ी, एक बैग पकड़ी है। क्या पकड़ी है, एक बैग पकड़ी है। और उस बैग में क्या काम करी उस लड़की ने कि पहले 1 2 3 इस प्रकार की संख्याओं को उसने क्या करा, इस थैले में क्या कर दिया, रख दिया, है ना। इस थैले में क्या कर दिया, उसने रख दिया। तो यहां पर क्या हो गया, 1 2 3 100 ऐसे नंबर्स हो गए, ठीक है। अब इन संख्याओं को उसने क्या कहा, प्राकृत संख्या। इन संख्याओं को उसने क्या कहा, प्राकृत संख्या कहा। यदि इस थैले में यदि 0 को सम्मिलित कर दिया जाए, यदि 0 को क्या कर दिया जाए, सम्मिलित कर दिया जाए, तो ये संख्या होती है बेटा होल नंबर, पूर्ण संख्या कहलाती है। तो ये संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। उसके पश्चात आगे देखते हैं
कि यदि इसमें हम ऋणात्मक नंबरों को अगर यहाँ रिप्रेजेंट कर दे, अगर ऋणात्मक संख्याओं को भी इस थैले में भर दिया जाए तो ये संख्या क्या कहलाती है, हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाती है। ठीक है, और यदि यहाँ पर हम p/q वाले फॉर्म जैसे 1/2 है ना, 3/5 ऐसे नंबरों को रिप्रेजेंट कर दे या 3.4 को रिप्रेजेंट कर दे तो भी क्या हो गई, यहाँ पर परिमेय संख्या भी हो गई। तो इनको हम क्या कहते हैं, टोटल बोलो परिमेय संख्या कहेंगे, है ना, क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। और यदि इसमें मैं कुछ ऐसे नंबर्स को रख दूं जिसमें क्या होते हैं, जो लास्ट तक बंद नहीं होते, यानी मतलब आगे तक चलते रहते हैं, ऐसे नंबर्स ले, तो जैसे फॉर एग्जांपल पाई ले लेते हैं हम, पाई हो गया, है ना, √3 हो गया, √2 हो गया। तो ऐसी संख्याएं जो, हाँ यहां पर एक बात और देख लेते हैं कि ऐसी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग नहीं होती, है ना, जो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती, वे संख्याएं भी अपरिमेय संख्याएं होती है। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई सभी को। 9th के हिसाब से था। ठीक है, अब देखिए हम इसके पश्चात देखते हैं कि आपके फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या क्या बातें कही है उसने और क्या क्या बातों को बताया है। तो देखो अब क्या बोलता है कि अगर हम किन्हीं भी दो संख्याओं को, है ना, यदि किसी भी दो परिमेय संख्याओं की बात करें, है ना, यदि हम किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं की बात करें तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी संख्या होती है, अनंत अपरिमेय संख्या होती है। कितनी अपरिमेय संख्या होती है, अनंत अपरिमेय संख्या होती है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन की कि किस प्रकार से हम दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए इसकी दो मेथड देखते हैं हम। कितनी मेथड देखते हैं, दो मेथड देखते हैं कि क्या होगी। पहली तो फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं आपको कि अगर कहा कि 1 और 2 के बीच में, क्या बोला, 1 और 2 के बीच में 5 अपरिमेय या 5 परिमेय संख्या ज्ञात की, परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम देखते हैं कि 1 और 5 के बीच में 5 परिमेय संख्या क्या होगी। ठीक है, तो 5 परिमेय संख्या निकालने का फर्स्ट रूल्स देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो देखो पहले हम पहले संख्या, है ना, पहली संख्या धन दूसरी संख्या को जोड़ देते हैं और दोनों में कितने का भाग दे देते हैं, 2 का भाग दे देते हैं। कितने का भाग दे देते हैं, 2 का। तो इज इक्वल टू कितना हो गया, 3/2। कितना हो गया, 3/2 हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखो अब कितना हो गया, 1 और 2 के बीच में 3/2 मतलब 1.5 हो गया, है ना। कितना हो गया, इज इक्वल टू 1.5 हो गया। तो इसके बीच में 1.5 एक संख्या प्राप्त हुई। अब क्या काम करना है अपने को कि ये जो एक था प्रथम संख्या थी और ये भी प्राप्त हुई है, इन दो संख्याओं को जोड़ दो और 2 का भाग दे दो। तो देखते हैं दूसरी संख्या 1 + 3/2/2। इसको अगर हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, है ना, 2 और 3 5, 5/2, 2 नीचे आ जाएगा तो 5 बटे कितना होगा, 2 नीचे आएगा तो 2 और 2 यानी 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया, 5/4 दूसरी संख्या होगी। तीसरी संख्या देखते हैं, तो तीसरी संख्या देखने के लिए फिर इसके और इसके बीच में निकाल लेते हैं, है ना। तो 1 + 5/4 अपान में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इज इक्वल टू 4 एकम 4, है ना, 4 × 4, 4 + 5 कितना होगा, 9/4 नीचे आ जाएगा, 4 × 2 8 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से इन संख्या और इसकी संख्या के बीच में देख लेते हैं। तो कितना हो जाएगा कि 9/8 + 2 अपान में कितना हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू 8 दूनी 16, 16 और 9 25 बटे में 8 नीचे आएगा, 8 दूनी 16। ठीक है, उसके पश्चात हम देखते हैं दूसरी संख्या, ये ले लेते हैं कि 5 धन 4 धन 2/2 बराबर 4 दूनी, देखो 4 दूनी 8, है ना, तो 8 और 5 13, 13/4 नीचे आ जाएगा तो ये 8 हो जाएगा। कितने हो गए, 1 2 3 4 5। तो हम इस प्रकार से किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में हम क्या निकाल सकते हैं बेटा, परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। कहने का मेरा मतलब ये है कि जब कोई दो परिमेय संख्या आएगी आपको ज्ञात करने, यानी कि जब कोई दो परिमेय संख्या है उनके बीच में 5 हो, 6 हो, 7 हो, इस प्रकार से परिमेय संख्या अगर ज्ञात करने आती है तो आपको ये यूज करना है, ये मेथड यूज करना है। कौन सी मेथड हो गई, ये वाली, है ना। तो मतलब हमको क्या करना है
कि उन दो संख्याओं को जोड़ देना है और 2 का भाग दे देना है। फिर बीच में कोई संख्या आएगी, फिर उसमें एक संख्या यहां से कोई भी ले लेना, उसको जोड़ देना और 2 का भाग दे देना। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं, इसमें 5, 7 परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। लेकिन यदि कभी पूछ लिया जाए कि ये तो हो गई प्रथम विधि, ये कौन सी विधि हो गई, प्रथम विधि है ना, फर्स्ट मेथड। ठीक है, अब अगर दूसरी विधि की बात करें हम, दूसरी विधि क्या बोलते हैं इसको, सेकंड मेथड है ना, सेकंड मेथड। ठीक है, ये मेथड। अब देखो सेकंड मेथड क्या होगी, तब देखो यदि अभी तो क्या है, ये 5 परिमेय संख्या बोला तो सरल है, इस विधि से बना लोगे। लेकिन अगर 100 बोल देगा, 100 परिमेय संख्या ज्ञात करो, तो क्या करोगे, है कि नहीं। तो इसीलिए हम सेकंड विधि का यूज करेंगे। क्या होगी वो सेकंड विधि, देखते हैं। तो देखिए सेकंड विधि, जब हमें कोई भी 2 संख्या दी रहती है, उसके बीच में कुछ परिमेय संख्या ज्ञात करने बोलेगा, जैसे 1 और 2 था तो इसके बीच में कुछ परिमेय संख्या ज्ञात करने बोलेगा। या हमें दूसरा एक मेथड या दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे 3 अपान, या कोई क्वेश्चन है यहाँ पर, हाँ 3/5 और 4/5 और 4/5 है ना। इनके बीच में अगर बोलेगा कि परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले कितनी परिमेय संख्या बोला, 5 परिमेय संख्या। तो आप ले लेंगे n, यहां पर क्या होगा, यहां आपको क्या लेना है, n इज इक्वल टू जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करने बोलेगा वो किसके इक्वल हो जाएगी, n के। तो n के इक्वल हो जाएगी, तो आपको क्या करना है, n प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 + 1 = 6, इक्वल टू क्या होगा, 6 होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या काम करना है कि दी गई प्रथम संख्या और द्वितीय संख्या के अंश और हर में जो संख्या प्राप्त होती है उस संख्या का क्या कर देना है, गुना कर देना है। और ये कहां से निकला 6, ये दिया गया था कि हमको 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो n की वैल्यू हो गई और उसमें कितना जोड़ दिया हमने, 1 जोड़ दिए, तो 6 हो गया। ठीक है, तो 3/5 इंटू ये कितना हो जाएगा, 6/6, और ये दूसरा हो जाएगा क्या होगा, 4/5 इंटू ये हो जाएगा 6/, ये कितना होगा 6 इज इक्वल टू कितना होगा, 6×3 = 18 और एक कितना होगा, 5×6 = 30। इसकी बात करेंगे 6×4 = 24 और इसकी कितनी हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो देखो इसके बीच 5 परिमेय संख्या कौन कौन सी आ जाएगी, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। देखो आ गई 5, 1 2 3 4 5। तो इस प्रकार से आप किन्हीं भी 2 संख्याओं के बीच में आप परिमेय संख्या ज्ञात करने बोले तो ज्ञात कर सकते हैं। यह फार्मूला आपको, ये सेकंड जो मेथड है वो अधिकतम संख्याओं के बीच के लिए रखना है, और कम संख्या भी आ गई तो आप इससे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कम आई तो ये, और अधिक आई तो इसका यूज नहीं करना। ठीक है, अब कुछ फार्मूले होते हैं वो आपको याद होंगे। क्या है कि यदि a/b पूरे के बटे में अगर c है तो आप इसको a/b × c लिखेंगे। ठीक है, यदि पूरे के बटे में b/c है तो इसको आप a × c/b लिखेंगे। ठीक है, यदि a/b पूरे के बटे में c/d है इज इक्वल टू a/b × d/c लिखेंगे। इन 4 सूत्रों को लिख ले, याद कर ले आप, है ना। ये 4 सूत्र भी आपको याद रहने चाहिए क्योंकि इनकी सहायता या इनकी बहुत हेल्प की आवश्यकता होती है हमें। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये इंट्रोडक्शन वीडियो सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद हम इसके जो है एक्सरसाइज 1.1 की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।